मैं मनोज पाटीदार परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोविड-19 के दौरान अभी ऑनलाइन क्लासेस संभव हो नहीं पा रही है, ऑफलाइन क्लासेस संभव हो नहीं पा रही है, तो हम लोग परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मैं विगत पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर के पेपर MPPAT, GRF है ना, और ARS आदि के पुराने पेपर्स में हल करवाऊंगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं MPPAT 2010 के क्वेश्चंस पेपर, जिसमें लगातार MPPAT में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस फसल उत्पादन के आज हम हल करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मेरा पशुपालन पर भी रहेगा। हर बार हम एक नया वीडियोस लेके आएंगे, 50 क्वेश्चन उसमें लेते हुए आते रहेंगे। सबसे पहला अपना क्वेश्चंस देखने को आ रहा है, स्क्रीन पर है आपकी। चावल में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस डाले जाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ताकि वो आपके सफल भविष्य में कहीं ना कहीं सहयोगी हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, चावल में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? चावल में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? खेरा डिसीज इन राइस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट्स? तो इसके अंदर सीधा आंसर जाता है, खेरा मुख्यतः धान का रोग है और जिंक की कमी से होता है। आयरन, मैग्नीज, बोरान आदि से नहीं होता। आंसर सी जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इनिशियल्स फॉर ऑल द प्लांट्स? 9। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 12, 30, तीसरा है C 17 और D है 20। 17 इसका आंसर सही है। पहले 16 ही पढ़ाया जाता था, पर निखिल बाद में एलिमेंट्स खोज लिया गया है, तो नया उसके साथ ऐड होने पर अब कुल कितने हो गए? 17। क्योंकि क्लासिफिकेशन एनिमल्स के किए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स के जितने भी क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, इन क्लासिफिकेशंस में 3 तरह के क्लासिफाइड किया गया है। पहला किया गया है बेसिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर दूसरा होता है मैक्रो एलिमेंट्स या मेजर एलिमेंट या मुख्य पोषक तत्व भी अपन कहते हैं। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, ना 2 टाइप्स में डिवाइड्स किया गया है। NPK प्राइमरी एलिमेंट्स है और सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। बाकी के जितने भी है तो ये एलिमेंट्स वो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स को हम ट्रेस भी कहते हैं। इनमें आयरन, जिंक, बोरान, मैग्नीज है ना, निकल, क्लोरीन्स, मोलिब्डेनम, जिंक और कॉपर्स, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। फिर अगला अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट। तो गेहूं की सबसे क्रांतिक अवस्था है यदि कोई कहेंगे तो वो है CRI अवस्था, रूट क्राउन स्टेज अवस्था। मतलब ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? पहला ही आंसर रहेगा। हालांकि सभी क्रिटिकल स्टेज हैं, परंतु मुख्य पूछा गया है तो मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी? CRI अवस्था है। टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिसीज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो टिक्का गन्ना से नहीं होती, मूंगफली से होती है, कपास और मूंगफली ग्राउंडनट या अर्थनट या पीनट भी अपन कह सकते हैं। यह फंगस के द्वारा होने वाली मुख्य बीमारी है। यह सर्की स्पोरा एराडिचिगोला या सर्की स्पोरा पर्सोनेटा कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, जीवन चक्र के आधार पर फसल है, तो जीवन चक्र अकॉर्डिंग लाइफ साइकिल अरहर क्रॉप, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल अरहर इन क्रॉप। तो 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, एनुअल, बायोनियल, पेरेनियल। तो ये हमारी क्लास है, हमारी C वाला ऑप्शन से बहुवर्षीय है, पेरेनियल क्रॉप है। फिर अपन एक नया क्वेश्चन आ रहा है, गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? शुगर केन बिलोंग टू विच फैमिली? ग्रेमिनी, क्रूसीफेरस है ना, सोलेनेसी और टिलियसी। तो ग्रेमिनी परिवार, इसे हम घास परिवार भी कहते हैं। शुगर केन घास परिवार से संबंधित है।
इसमें नेरोलीफ है ना, घास परिवार के विशेष लक्षण है। नेरोलीफ, पतली पत्ती का पाया जाना, शरीर पर नोट्स या गांठे का होना, यह मुख्य लक्षण है ग्रेमिनी परिवार के। तो गन्ना है, बाम्बू है, मेज है, मक्का है, गेहूं है, चावल है ना, ये सभी क्या कहलाती है, ग्रेमिनी परिवार के ही मेंबर है। दूब घास भी ग्रेमिनी परिवार में ही आता है। अगला क्वेश्चन है गोरो किस्म निम्न में से किस फसल की है? गोरो इज वेराइटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? अरहर, सोयाबीन, चना, मूंग। तो यह मुख्यतः सोयाबीन की किस्म है। किसकी किस्म है? सोयाबीन की किस्म है। सोयाबीन में इसके अलावा शिलाजीत है, ब्रेग है, अलंकार है, कई सारी वेराइटियाँ है। हालांकि एक बात सोयाबीन में हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, स्टेट भी कहा जाता है, और सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो संस्थान है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। दलहन में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया एंड लेग्यूम आर फाउंड ऑन, पत्तियों पर, जड़ों पर, तनों पर, पूरे पौधे पर। चूँकि दलहनी फसलों में एक ही जीवाणु राइजोबियम, जेपोनिकम, राइजोबियम है ना, जेपोनिकम आदि बैक्टीरिया दलहनी फसलों के जड़ों पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? जड़ों पर पाए जाते हैं। यह वायुमंडल से जो फ्री नाइट्रोजन है उसको जमीन के अंदर फिक्स करते हैं, दलहनी फसलों में विशेषकर काम करते हैं। ऑप्शन अपना बी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जल की उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? तो जल की उपयोग क्षमता किसमें? सब टपक बूंद विधि में होती है, पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यारी, सीमांत पट्टी, बौछारी, टपक बूंद। टपक बूंद ड्रिप इरिगेशंस भी अपन कहते हैं, ड्रिप मेथड्स भी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक जल की उपयोग क्षमता होती है, पानी की बचत भी इसी विधि में होती है। फसलों में अंतः सस्यन क्रियाएं बढ़ाती है, जल की निकास क्षमता, जल अवशोषण क्षमता, जल उपयोग दक्षता, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन है ना, वेपो ट्रांसपिरेशन, वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर एब्सॉर्प्शंस और ड्रेनेज इफिशियंसी। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी, जल की उपयोग दक्षता होना है। फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है। यह है अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन, ठीक है, प्रतिशत नमी ह्रास पर सिंचाई पूछा गया है। प्रोडक्शन इज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्रॉप व्हेन इरिगेटेड इज गिवन एट, है ना। कहने का मतलब ये है कि फसलों में जो अधिकतम उत्पादन है वह किस नमी के प्रतिशत पर होता है? तो 50% पर होता है ह्रास। चलिए नेक्स्ट बी ऑप्शन था इसका, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है। तो लवणीय का मतलब होता है स्लाइन सॉइल यदि है, या स्लाइन वाटर्स जो है उससे यदि हम लैंड को इरिगेटेड कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है ड्रिप इरिगेशंस। आंसर ए ही रहेगा इसका। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत होता है नहर है, ट्यूबवेल है, वर्षा है, तालाब है, केनाल, ट्यूबवेल, रेंस और पोंड्स अपन कहेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसी भी तरह से यदि लैंड पर पानी आता है तो रेन से ही आता है, वर्षा से ही आता है। आंसर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल के द्वारा किया जाता है? 2,4-D कैन बी सेफ यूज इन विच क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग? कपास, लोबिया, गेहूं, सोयाबीन। 2,4-D पहले तो समझना पड़ेगा, एक स्थानांतरित हर्बिसाइड्स है ना, सिस्टमेटिक है ना, स्थानांतरित या सिस्टमेटिक क्या है? हर्बिसाइड्स है। खरपतवारनाशी है, क्योंकि यह चौड़ी पत्तियों के लोगों को नष्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको सकरी पत्ती में, तो सकरी पत्ती में ग्रेमिनी परिवार के लोग आते हैं। कपास नहीं आता, लोबिया नहीं आता, गेहूं ग्रेमिनी परिवार का है, इसलिए 2,4-D का हम लोग इस्तेमाल किसमें कर सकते हैं? गेहूं के अंदर करते हैं। आंसर सी आएगा। फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, खरपतवार बीज जो सरसों के बीज से मिलते जुलते हैं, ऐसे बीज जो सरसों से क्या होते हैं? मिलते जुलते पाए जा रहे हैं। तो मिलते जुलते का सीड का मतलब होता है जो मस्टर्ड का पीला जो बीज होता है उसी तरह से दिखने में होते हैं, उन बीजों की, है ना, सिमिलर जो सीड्स पाए जाते हैं। तो सत्यनाशी के बीज ऑप्शन बी होता है, अर्जिमोन मैक्सिकाना अपन
कहते हैं। साइंटिफिक नेम है सत्यनासिका आर्जिमोन मैक्सिकाना। खरपतवार पौधा जो परजीवी है। खरपतवार वीड प्लांट बीज पैरासिटिस। जो खरपतवार पैरासिटिस का मतलब होता है जो स्वयं कुछ नहीं करता, दूसरों पर अपना जीवन व्यापन करता है। तो ऐसा पौधा जो दूसरों पर अपना जीवन व्यापन करता है वो अमरबेल है ना, खरपतवार है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है अमरबेल का, कोई बता सकता है? कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, है ना, क्या होता है? कुस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसका आंसर सी आएगा, अमरबेल। कौन सा शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? विच क्रॉप ऑफ सुटेबल फॉर ड्राई एरियाज। तो चूंकि सोयाबीन एक खरीफ की सीज़न है, मूंगफली भी खरीफ की सीज़न है, क्लस्टर सेम है ना। अलसी यहाँ पर हमारा जो शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली फसल है वो अलसी है। बाकी अपने दो तो अपने देख ही लिए हैं। तो अलसी शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली क्रॉप है, लिनसीड्स अपन कहते हैं। निम्न में से कौन सी बैगन की प्रजाति के फल गोल होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंजल वेराइटीज राउंड फ्रूट्स। उषा क्रांति, अर्का सील, अर्का नवनीत और अर्का सीरीज। तो यहाँ पर अर्का नवनीत जो है वो गोल प्रजाति की वैरायटी है, सी। आंसर इसका सी आएगा। निम्न में से कौन सी फसल अधिक और कम तापक्रम के कारण फलित होती है? तो चूँकि बैंगन अधिक तापक्रम, कम तापक्रम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मिर्च को भी नहीं पड़ता, भिंडी को भी नहीं पड़ता। बचा कौन है? बी, टमाटर। टमाटर का नाम है साइंटिफिक नेम लाइकोपर्सिनम एस्कुलेंटम। यह अधिक ताप और कम ताप दोनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए फलतः अधिक ताप पर भी इसका और कम तापक्रम पर दोनों का प्रभाव टमाटर पर पड़ता है। निम्न में से अगला है, आंसर बी आएगा। पंजाब छुआरा एक प्रजाति है, आम, अमरूद, टमाटर, केला। 4 ऑप्शन दिए, मैंगो, गवावा, टोमेटोज एंड बनाना। तो पंजाब जो है वो टमाटर की, पंजाब छुआरा टमाटर की प्रमुख प्रजाति है। वैशाली वधु एक प्रजाति है, प्याज की है, भिंडी की है, लहसुन की है, मिर्च की है। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, भिंडी की है। वैशाली किसकी प्रजाति है? भिंडी ओकरा की प्रजाति है। फूल गोभी की ब्राउनियन बीमारी किस की कमी से होता है? मतलब ये एक प्रकार का न्यूट्रिन है, किस न्यूट्रिएंट्स के पूछा है उन्होंने। ब्राउनिंग डिजीज कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिन। अपन कर सकते हैं किस न्यूट्रिन की डिफिशियंसी से होता है? बोरान होता है, मोलिब्डेनम होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। तो बोरान की कमी से, किसकी कमी से? बोरान की कमी से ब्राउनियन रोग फूलगोभी में देखा जाता है। फिर अपना आंसर क्या आएगा इसमें? ए आएगा। अब अपने को नेक्स्ट प्रश्न पर चलना है। 123, किस फसल में शंक्वाकार जड़ें होती है? कोनिकल रूट्स आर प्रेजेंट्स। अपन कहेंगे कोनिकल रूट आर फाउंड इन विच क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप में कोनिकल, कोनिकल का मतलब होता है शंकु का शेप, ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा होते हुए जाया जाता है। तो सब ने देखा होगा केशा शेप गाजर में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? गाजर में। तो हमारा आंसर बन जाता है डी। क्या बन जाता है? आंसर डी बन जाता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 124, निम्न में से किस फसल के प्रसारण के लिए विनियर रोपण का उपयोग किया जाता है? पपीता, केला, आम और मैंगो। तो सीधा सीधा ऐसे विनियर ग्राफ्टिंग का यूजेस हम करते हैं तो वो मैंगो में करते हैं। किस में करते हैं? मैंगो में करते हैं। कॉमर्शियल यूज़ करते हैं हम लोग मैंगो में इसका। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सिल्क कलिकायन का उपयोग कहते हैं? पपाया, केला, बनाना, कागजी लाइम, है ना, नींबू अपन कहते हैं ग्रेप्स। तो इसमें जो है नींबू आंसर आएगा अपना सी 125 का, कागजी लाइम भी अपन कहते हैं। फिर 126 का, निम्न में से किस फसल के प्रसारण के लिए पेज कलिकायन का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पर पेज केला, केला का जो है अंदर का भाग खोखला होता है, लीची छोटा पौधा होता है, पपीता भी अंदर से नहीं होता। तो आखिरी में ऑप्शन अपना बचता है मैंगो। मैंगो में हम पेज कलिकायंस का यूज़, पेज बड का यूज़ करते हैं प्रोपेगेशंस के लिए। निम्न में से किस फसल में प्रोपिंग एक महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रोपिंग इन एन इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस।
मतलब कहने का ये प्रोपिंग किस में किया जाता है? प्रोपिंग किया जाता है लोगों को सपोर्ट करने के लिए, सहारा करने के लिए। 2-3 प्लांट्स को आपस में जोड़ दिया जाए, प्रोपिंग सहारा देने की एक प्रक्रिया जो है वो की जाती है। सहारा जिसका तना खोखला रहता है, किसका रहता है? बनाना का, केले का। तो प्रोपिंग केले में की जाने वाली प्रमुख क्रिया है। इसके अलावा मटोकिंग भी केले में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। आंसर हम डी कहेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में फलों का विरलीकरण करना? विरलीकरण का मतलब होता है काट छाट करना, खरप उसको अलग करना, शाखाओं को अलग करना। ज़्यादातर हम लोग करते हैं ग्रेप्स में। किस में करते हैं? ग्रेप्स में। अधिक उत्पादन के लिए हम विरलीकरण करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 128, निम्न में से, ये हो गया 128 अपना। तो नेक्स्ट अपन क्रॉप चल रहे हैं फसलें में। निम्न में से कौन सी समशीतोष्ण जलवायु का फल है? आम है, अनानास है, अंगूर है, ग्रेप्स है। हाँ, ग्रेप है और अमरूद है। यहाँ पर देखने को आ रहा होगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ग्रेप्स मुख्यतः समशीतोष्ण जलवायु का, सब ट्रॉपिकल का है। फिर आंसर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से गुलदाउदी प्रजाति की बड़े फूल वाली, गुलदाउदी की चंद्रमा जो किस्म है वो बड़े आकार वाली एक किस्म है। कौन सी है? चंद्रमा। फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। गुलाब का प्रवर्धन बीज के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा, टी सील्ड कलिकायन के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा। 131 सीड है, टिश्यू कल्चर है, टॉप सील्ड बडिंग है और ग्राफ्टिंग है। तो इसके अंतर्गत जो किया गया है, जो हम कह रहे हैं गुलाब का व्यावसायिक प्रसारण किससे किया जाता है, तो हम लोग सीड के द्वारा भी कर लेते हैं, ठीक है, पर मेनली व्यावसायिक पूछा है, प्रोपेगेटेड है, तो टी सील्ड कलिकायस के द्वारा ही गुलाब का कॉमर्शियल प्रोडक्शंस प्रोपेगेशन किया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा। अब 132 है, आलू का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो आलू को क्या खाते हैं? तो आलू का जो हम खाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं। क्या खाते हैं? भूमिगत तना। भूमिगत तना जो है वह क्या होता है? जमीन के अंदर होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्यूबर्स कहते हैं, कंद कहते हैं। शलकंद, प्याज, ओनियन की बात करते हैं। धनकंद, कॉर्न नहीं लेते, जड़ हम नहीं खाते। कंद और ट्यूबर जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसी का हम यूज़ करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिपसोना के लिए उपयुक्त है? कुफरी देवा, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी चिपसोना। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है चिपसोना चिप्स के लिए उपयोग में लाई जाने वाली है, अर्थात इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन चल रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है? अब ये पूछा है शरद ऋतु, है ना। शरद ऋतु का मतलब होता है विंटर सीजन में नहीं किया जाता है। साल्विया, पिटूनिया, कॉर्नफॉल, सिलोसिया, ये 4 पौधे दिए गए हैं जो विंटर सीजन में नहीं किया जा रहा है। तो विंटर सीजन में जो नहीं किया जा रहा है उसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्या आ रहा है? सिलोसिया। सिलोसिया एकमात्र ऐसा है जो शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है। निम्न में से, ये हो गया, ये नहीं हुआ। निम्न में से कौन सा एक वर्षीय ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है? समर सीजन में, जिसको अपन कहते हैं डहलिया, होलीकॉक, कोचिया, पेंजी। तो इसके अंदर जो डहलिया है, कोचिया है, कोचिया का साइंटिफिक नेम है ट्राइफोलिया। यह गर्मियों में उगाया जाता है। कोचिया फ्लावरिंग वाला पौधा है, गर्मियों में मुख्यतः देखा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका क्या आएगा? कोचिया सिया। मिक्सोप्स इलिंगी मोलश्री के फूलों का रंग होता है। मोलश्री एक प्रकार का प्लांट्स होता है कि नहीं, जिसे मिमोसा इलिंगी इसका साइंटिफिक नेम है। इसका रंग होता है पीला होता है, क्रीमी सफ़ेद होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है, क्रीमी वाइट्स। तो आंसर इसका आ जाता है बी आता है, क्रीमी वाइट इसका आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन से 137, इसके अंतर्गत आता है केसिया फुस्चुला
के फूलों का रंग होता है? द फ्लावर ऑफ कलर्स ऑफ केशिया फ्यूसुला इज। तो चूँकि ये केशिया फ्यूसुला एक प्रकार का साइंटिफिक नेम है, एक प्लांट्स का है जिसको हम अमलतास के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग जो होता है नॉर्मली पीला पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? पीला देखने को आता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ रहा है, जस्टिया गेंडुरेसा गेंडुरुसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है कलम बीज के द्वारा, कलम के द्वारा, कटिंग के द्वारा, बीज एवं कलम, सीड एंड कटिंग, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो किया जाता है प्रसारण मुख्यतः हम लोग कलम के द्वारा हम लोग करते हैं। किसके द्वारा? कलम के द्वारा। इस पौधे का उपयोग हम अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी करते हैं। निम्न में से कौन सा ताप क्रम फलों के पाश्चुराइजेशंस, पास्टू लिखा है यहाँ पर ध्यान देना, पाश्चुराइजेशंस के लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो फलों के पाश्चुराइजेशन के लिए 70 to 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, अच्छा उपयुक्त होता है। फिर आता है नेक्स्ट अपना आंसर, इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर अपन अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसी में सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए माध्यम उपयुक्त होता है। वेजिटेबल्स के लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, शक्कर फ्रूट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो नमकीन जो घोल है वही कैनिंग के लिए, वेजिटेबल की डिब्बाबंदी को हम कैनिंग भी कहते हैं, इसके अंदर हम ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों के स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? अधिक स्टरलाइजेशन, अब यहाँ पाश्चुरीकरण न देते हुए इन्होंने दिया है स्टरलाइजेशन दिया है 70, पहला ऑप्शन है सेंटीग्रेड्स में, 80 दूसरा ऑप्शन है सेंटीग्रेड्स में, तीसरा ऑप्शन क्या आ गया 90, पर इसका आंसर जो होता है वो 100 सेंटीग्रेड्स होता है। आंसर इसका डी आता है। निम्न में से कौन सा तापक्रम अम्लीय फलों के स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर दिया गया है कम अम्लीय, है ना, जो थोड़े से कम एसिडिक होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर 115 से 121 सेंटीग्रेड तापक्रम माना जाता है, 105 से 110 नहीं, 121 से 130 तक नहीं। तो इसके लिए फलों के लिए 115 से 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत अच्छा माना जाता है। भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, सभी को याद होगा, IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में स्थित है। कृषि किसके उत्पादन एवं पालन को कहते हैं? कृषि किसके उत्पादन एवं पालन को कहते हैं? एग्रीकल्चर इज प्रोडक्शन एंड यूनिंग ऑफ, है ना, पहला है पशु और मुर्गी पालन, एनिमल एंड पोल्ट्री, पशु एंड मछली पालन, एनिमल्स एंड फिशरीज, है ना, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड सॉइल मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं पशुपालन, एनिमल्स एंड क्रॉप प्रोडक्शंस। तो आंसर क्या आ जाएगा? एनिमल एंड क्रॉप प्रोडक्शंस, आंसर डी रहेगा। ज़्यादा फसली पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए औसत तापक्रम पर होती है? किस तापक्रम पर फसल की अच्छी वृद्धि होती है? इंडिया के रीजन के अनुसार ज़्यादातर देखते हैं 15 से 30 सेंटीग्रेड तापक्रम पर सभी फसलों की अच्छी ग्रोथ होती है। इसके लिए बेस टेम्परेचर यदि माना जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका डी। पहला ऑप्शन 0 से 15, 5 से 20, 10 से 25, पर आंसर क्या आएगा? डी आएगा। अपर्दन मुख्यतः प्रभावित होता है। इरिजन इज मेनली इफेक्टेड बाय। इरिजन्स का मतलब होता है सॉइल का कटाव होना, ऊपर से बहना। वो किसकी वजह से? तापक्रम की वजह से होता है, प्रकाश की वजह से होता है ना, वर्षा या रेनफॉल की वजह से होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटीज, तो वर्षा की वजह से। उसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सी आंसर आ जाएगा। अम्लीय मृदाएं पाई जाती है शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, नम क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में। फोर्थ ऑप्शन है डी, नमी वाले क्षेत्रों में। तो हमारा जो मेन देखा जाता है नमी वाले क्षेत्रों में ही क्या माना जाता है? अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। बहुत ज़्यादा जहाँ नमी होगी वहाँ पर
अम्लीय मृदा ही पाई जाती है। निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई के लिए उपयोग में लाया जाता है? मिट्टी पलटने वाला हल, मोल्ड बोल्ड प्लाउ, तवेदार डिस्क हैरो, तवेदार डिस्क प्लाउ एंड टूथ हैरो। तो मिट्टी पलटने वाला मोल्ड बोल्ड प्लाउ है और गहरी जुताई के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आंसर हमारा ए आएगा। कृषि क्रियाएं जो बीज की बुआई के फसल की कटाई की जाती है। कृषि क्रियाएं जो बीज की बुआई से फसल की कटाई तक की जाती है। बीज की बुआई से फसल की कटाई मतलब बोने के बाद से अगली फसल, उस फसल की कटाई के बीच में की जाने वाली है। तो यह प्राइमरी टिलेज कहलाता है कि सेकेंडरी टिलेज या पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज या मिनिमम टिलेज। तो इसे हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? बी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। आपको हर बार हम नए क्वेश्चनों के साथ 50 क्वेश्चनों के साथ बिल्कुल जल्द ही उपस्थित होंगे, आपको दिए जाएंगे। लास्ट अपना प्रश्न है, आदर्श भू परिष्करण की दशा में सूक्ष्म रंध्रों और बड़े रंध्रों के मध्य का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, एक भू परिष्करण टिलेजिंग करने के लिए जो सूक्ष्म रंध्र है और बड़े रंध्र है उन दोनों का रेशो कितना होना चाहिए? 1:1। बड़े और छोटे रंध्रों का अनुपात 1:1 होना चाहिए। इसी के साथ आज हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। मुझे आशा है सभी को ये अच्छा लगा होगा। यूट्यूब चैनल परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स का आप सब्सक्राइब करें और अपने भविष्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग लेंगे। धन्यवाद।